अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम सालेह सईद है और इस वीडियो में मैं आपको चेक रिपब्लिक में स्टडी करने के बारे में गाइड करूँगा। चेक रिपब्लिक में स्टडी बैचलर्स से लेकर पीएचडी लेवल तक इंग्लिश लैंग्वेज और चेक लैंग्वेज दोनों लेवल्स पर होती है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि चेक लैंग्वेज में अगर आप स्टडी करती हैं चेक रिपब्लिक के अंदर तो वो विदाउट एनी कॉस्ट यानी विदाउट एनी ट्यूशन फ़ी है। लेकिन अगर आप यहाँ इंग्लिश लैंग्वेज में स्टडी करते हैं बैचलर से लेकर पीएचडी लेवल तक तो उसके लिए आपको पे करना होता है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ यहाँ पे ऐसी हैं जो पीएचडी लेवल में आपको डॉक्टरेट लेवल पे स्कॉलरशिप प्रोवाइड करती हैं। लेकिन पाकिस्तान से अगर आप बैचलर्स या मास्टर्स करने के लिए इंग्लिश लैंग्वेज में अप्लाई करते हैं तो आपको यहाँ ट्यूशन फ़ीस पे करना होती है। तो पहली चीज़ ट्यूशन फ़ीस यहाँ पे कितनी है, तो बैचलर्स लेवल पे एवरेजली जो है यूनिवर्सिटीज़ की इंजीनियरिंग के दूसरे और जितने भी पाकिस्तान में कोर्सेज अवेलेबल हैं या जिनके बारे में हम जानते हैं वो यहाँ पे कोर्सेज़ की जो बैचलर्स की फ़ीस है वो तकरीबन 4,000 यूरो एक साल की है। मतलब 2,000 यूरो तकरीबन एक सेमेस्टर की। एक साल में यहाँ पाकिस्तान की तरह 2 सेमेस्टर्स ही होते हैं और यहाँ पे सेमेस्टर सिस्टम ही है पाकिस्तान की तरह। तकरीबन साल के अंदर 8 महीने के 2 सेमेस्टर्स होते हैं और 3 से 4 माह के लगभग जो हैं यहाँ पे समर हॉलीडेज़ होती हैं जो जून से लेके सितंबर के एंड तक चलती हैं। और मास्टर्स लेवल पे यहाँ पे ट्यूशन फ़ीस बैचलर से थोड़ी ज़्यादा है, वो तकरीबन 5,000 यूरो एक साल की है। कि जो ट्यूशन फ़ीस है ये 4,000 यूरो या 5,000 यूरो जब आप पाकिस्तान से एडमिशन लेते हैं तो आप ये वहाँ से पे करके आते हैं। अगर आप पूरी ना भी कर पाएँ तो अक्सर यूनिवर्सिटीज़ आपको ये रिलैक्सेशन दे देती हैं कि आप सिर्फ पहले सेमेस्टर की हाफ़ ट्यूशन फ़ी पे करते हैं और आपको एडमिशन लेटर मिल जाता है। लेकिन आगे वीज़ा के हसूल के लिए ये एक प्लस पॉइंट होता है कि आप पाकिस्तान से पूरे साल की फ़ीस पे करके आएँ। और दूसरा पॉइंट अब यहाँ पे ये है कि यहाँ पे कौन कौन से कोर्सेज़ अवेलेबल हैं, तो इंजीनियरिंग, मेडिकल, मेडिसन के जो कोर्सेज़ हैं जिन्हें पाकिस्तान में हम जनरली एमबीबीएस कहते हैं, तो उसकी ट्यूशन फ़ीस यहाँ पे इंजीनियरिंग और दूसरे कॉमन कोर्सेज़ इकोनॉमिक्स या बैचलर आर्ट्स वगैरह के कोर्सेज़ से ज़्यादा है। पाकिस्तान में जिस तरह मेडिकल की फ़ीस बाकी कोर्सेज़ से ज़्यादा है, तो यहाँ पे तकरीबन मेडिसन या एमबीबीएस करने की जो फ़ी है वो 2 से 3 गुना नॉर्मल कोर्स से दूसरे कोर्सेज से ज़्यादा है। और यहाँ पे लेकिन एक प्लस पॉइंट ये कह सकते हैं कि यहाँ पे अगर आप मेडिसन या मेडिकल स्टडीज़ करने आते हैं तो वो 4 साल की डिग्री आपको करना होती है। पाकिस्तान में नॉर्मली मेडिकल या मेडिसन 5 साल का है और यहाँ पर 4 साल के अरसे में कंप्लीट होता है बैचलर्स बीएस। चेक रिपब्लिक की करेंसी का नाम कोरोना है जिसे CZK लिखा जाता है, जिस तरह रुपये को हम PKR लिखते हैं। और तकरीबन 7 पाकिस्तानी रुपए के एक कोरोना वेटेज रखता है। इसी तरह तकरीबन एक USD अमेरिकन डॉलर के तकरीबन 24 कोरोना यहाँ पे रेट चलता है। और अब बात करते हैं कि यहाँ पे एडमिशन लेने के लिए आपके जो सबसे अहम चीज़ एम्बेसी कंसीडर करती है आपको वीज़ा इशू करते हुए, वो ये होता है कि आपका जो स्टडी गैप है यहाँ पे वो आपकी प्रीवियस डिग्री से 4 साल से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। अगर आपका स्टडी गैप 4 साल से ज़्यादा का है तो फिर एम्बेसी आपको वीज़ा इशू करते हुए हिचकिचाहट का मुजाहरा करती है, क्योंकि जब एम्बेसी आपके डॉक्यूमेंट्स यहाँ मिनिस्ट्री को फॉरवर्ड करती है तो यहाँ की मिनिस्ट्री ये देखती है कि आपने जो लास्ट डिग्री हासिल की है क्या उससे आपका गैप इतना ज़्यादा है, तो वाकई आपकी इंटेंशन यहाँ पे पढ़ने आने के लिए है या आया कि आप यहाँ आके रिफ्यूजी या दूसरी एक्टिविटीज़ या मे बी सिर्फ शेंजन या यूरोप में एंट्री का रास्ता ढूंढ रहे हैं। तो इसके लिए अहम चीज़ है कि जो आपका स्टडी गैप जितना कम हो लास्ट डिग्री से उतना ही एक प्लस पॉइंट होता है। और इसके लिए है कि ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 साल का जो है डिस्टेंस आपकी लास्ट ऑब्टेन डिग्री से ना हो। अब कुछ लोग मुझसे सवाल पूछते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल हमने बैचलर्स 7 साल पहले किया था, उसके बाद हमने 5 साल स्टडीज़ नहीं की। अभी मैंने रिसेंटली मास्टर्स किया है और मैं पीएचडी के लिए आना चाहता हूँ, या रिसेंटली मैंने बैचलर्स किया है मैं मास्टर्स के लिए आना चाहता हूँ। तो जो आपका लास्ट डिग्री से पहले का स्टडी ड्यूरेशन है वो इसमें काउंट नहीं होता। जो आपका लास्ट डिग्री से लेकर अब आप जो पढ़ने जा रहे हो सिर्फ ये जो है आपका स्टडी गैप इसमें कंसिडर होगा। और इसके अलावा जो सेमेस्टर्स यहाँ पे हैं वो नॉर्मली
सितंबर के एंड पे या अक्टूबर से स्टार्ट होते हैं, और उसे कहा जाता है कि समर इनटेक कहते हैं, विंटर इनटेक कहते हैं उसे, जो स्टार्ट होता है ये अक्टूबर से। और दूसरा यहाँ पे जो सेमेस्टर है वो तकरीबन फेबररी के स्टार्ट में या मिड में स्टार्ट होता है, और उसे समर इनटेक या समर सेमेस्टर कहा जाता है। तो विंटर सेमेस्टर से लेकर समर सेमेस्टर के दरमियान आपको जो यहाँ पे ऑफिशियली या आमतौर पर यूनिवर्सिटी में हॉलीडेज़ होती हैं वो समर की होती हैं, 3 से 4 माह की। यहाँ पे कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जो आपको सिर्फ विंटर इनटेक में एडमिशन देती हैं, मतलब उसे आप फॉल सेमेस्टर कह सकते हैं, जो कि यहाँ पे सितंबर के एंड या अक्टूबर से स्टार्ट होता है। जबकि कुछ यूनिवर्सिटीज़ के पॉलिसीज़ ऐसी हैं कि वो आपको दोनों सेमेस्टर्स में एडमिशन दे सकती हैं, समर में भी या विंटर में भी। अब ये यूनिवर्सिटी, हर यूनिवर्सिटी की अपनी पॉलिसी है, इसके बारे में कोई एक हतमी राय नहीं दी जा सकती कि ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ समर में देती हैं या कि दूसरे सेमेस्टर में भी दे सकती हैं। अब बैचलर्स लेवल पे अगर आप यहाँ पे स्टडी करने का प्लान बना रहे हैं तो यहाँ पे कुछ यूनिवर्सिटीज़ की बैचलर डिग्रीज़ 3 साल की है, जबकि ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ की जो बैचलर डिग्री है, जिसे यहाँ पे बीएस कहा जाता है, वो तकरीबन 4 साल की है। और यहाँ पे बैचलर्स में अगर आप स्टडी करने के लिए आना चाह रहे हैं तो उसमें आपको एक बड़ी हर्डल या कह लें जिसका सामना करना पड़ता है, या एक डॉक्यूमेंटेशन जिसे आपने कंप्लीट करना होता है, उसे नोस्ट्रिफिकेशन प्रोसेस कहा जाता है। नोस्ट्रिफिकेशन प्रोसेस, वो इस प्रोसेस में ये होता है कि आपने पाकिस्तान में स्कूल और कॉलेज या हाई स्कूल में जो एजुकेशन आपने हासिल की होती है, उस आपकी उस स्टडीज़ को वो यहाँ चेक रिपब्लिक की स्टडी सिस्टम के साथ कंपेयर करते हैं कि आपने वहाँ पे कितने साल की एजुकेशन हासिल की है, और उन सालों में ख़ासकर जो आपके ये मैट्रिक और हमारे एफ़ए या एफएससी कॉलेज के साल होते हैं, 4 साल, 2 साल मैट्रिक के और 2 साल कॉलेज के, उनके आवर्स वो मेनली कंपेयर करते हैं। क्योंकि यहाँ पे स्कूल के तकरीबन 2 साल होते हैं इनके, और हाई स्कूल या कॉलेज के इनके 3 या 4 साल होते हैं। तो उस सिस्टम से जब वो पाकिस्तानी सिस्टम को कंपेयर करने का नाम जो है उसे नोस्ट्रिफिकेशन कहा जाता है। और उसके लिए अगर आपके जो मार्कशीट जो पाकिस्तान में आपको इशू हुई है स्कूल और हाई स्कूल से या बोर्ड से इशू हुई है, तो उसमें अगर आपके आवर्स मेंशन नहीं है कि आपने आखिरी 4 साल में कितने आवर्स आपके क्लासेस थी, कितने आवर्स आपने साल के अंदर क्लासेस अटेंड की हैं, अगर वो आपके बोर्ड की शीट के अंदर मेंशन नहीं है तो आपको फिर ये डॉक्यूमेंट अपने स्कूल जाकर वहाँ से बनवाना पड़ता है, और उसे अपने प्रिंसिपल से या स्कूल की अथॉरिटी से वेरीफाई करवाना पड़ता है। और फिर वो डॉक्यूमेंट्स आप यहाँ चेक रिपब्लिक में भेजे जाते हैं। आपको यहाँ पे किसी एजेंसी की हेल्प लेना पड़ती है, या आपको किसी पर्सन की हेल्प लेना पड़ती है, अगर आपका कोई जानने वाला या कोई दोस्त, या जिस तरह मोस्टली जो पाकिस्तान से स्टूडेंट्स हैं वो एजेंसीज़ की हेल्प लेते हैं, या कोई अगर उनका काम करवाए उसकी हेल्प लेते हैं। और आपके डॉक्यूमेंट्स ये यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे पहले वो यहाँ के वेरीफाइड चेक अदारे से ट्रांसलेट होते हैं चेक लैंग्वेज के अंदर, और फिर वो आपका केस मिनिस्ट्री में सबमिट होता है, और वो आपको फिर बताते हैं कि वो आपकी पाकिस्तान की स्टडी को यहाँ पे रिकॉग्नाइज़ करते हैं या नहीं करते। तो मोस्टली केसेस में ये होता है कि ये प्रोसेस तकरीबन 2 से ढाई महीने ले जाता है, और जब डिसीजन आता है तो उसमें आपको कहा जाता है कि हम आपकी एजुकेशन को इस कंडीशन के साथ एक्सेप्ट करते हैं कि यहाँ पहुँचने के बाद आप 1 या 2 या 3 कोर्सेज़ का हमें एग्ज़ाम दोगे। उस एग्ज़ाम में होता है कि वो मोस्टली जो कोर्सेज़ जिनका एग्ज़ाम लिया जाता है वो तकरीबन उसमें बायोलॉजी इंक्लूड है, जियोलॉजी इंक्लूड है, और इसके अलावा इक्का दुक्का कोर्स कोई भी रैंडम वो आपका किसी भी कोर्स या आपकी फ़ील्ड को देखते हुए किसी भी दूसरे कोर्स का टेस्ट ले सकते हैं। और लेकिन हर स्टूडेंट जो यहाँ पे बैचलर्स लेवल पे अप्लाई करता है उसको इस प्रोसेस से गुजरना ही पड़ता है, क्योंकि मैंने आज तक कोई ऐसा केस नहीं देखा, या मेरा कोई ऐसा दोस्त नहीं है जिसने यहाँ पे बैचलर्स में एडमिशन लिया और उसे नोस्टिफिकेशन का कोई एग्ज़ाम ना देना पड़ा हो। किसी के हिस्से में 2 आए एग्ज़ाम, किसी को मिनिस्ट्री ने एक एग्ज़ाम ही रिकमेंड किया। लेकिन उन पे डिपेंड करता है कि वो आपकी स्टडी आवर्स को देख कर, और स्टडी आवर्स के बारे में कम से कम है कि 4,000 आवर्स आपके लास्ट 4 साल के होने चाहिए स्कूल के और हाई स्कूल के। अगर आपके स्टडी आवर्स 4,000 घंटों से कम हैं तो फिर जो है वो आपका क्या नाम है, वो यहाँ पे नोटिफिकेशन एक्सेप्ट करते ही नहीं है, कि वो आपकी स्टडी को टोटली एक्सेप्ट नहीं करते। लेकिन यूजली आमतौर पे पाकिस्तान में हम 6 से 7 घंटे स्कूल में गुजारते हैं, हर कोर्स का तकरीबन हमारा घंटे या सवा घंटे का लेक्चर या क्लासेस होती हैं।
तो आसानी से तकरीबन 4000 के ऊपर ही घंटे बनते हैं। और अगर ये प्रोसेस आप यहाँ आने के बाद वो एग्ज़ाम्स फ़ेल करते हो या आप उन्हें पास नहीं करते, या ड्यूरिंग डिग्री अगर आप इस प्रोसेस को कंप्लीट नहीं करते, तो जब तक आप ये प्रोसेस कंप्लीट नहीं करते, यहाँ की यूनिवर्सिटीज़ आपको एडमिशन नहीं देती हैं। अब इसके अलावा कुछ यूनिवर्सिटीज़ क्या करती हैं, वो आपके लिए कहती हैं कि अगर आपके लिए नोस्टिफिकेशन का प्रोसेस मुश्किल है, तो आपको हम किसी दूसरे क्राइटेरिया में स्टूडेंट एडमिशन दे देते हैं। उसे नॉर्मली तौर पे यहाँ पे लॉन्ग लाइफ एजुकेशन प्रोग्राम कहा जाता है। लेकिन उस प्रोग्राम का बेसिकली मकसद ये है कि कोई शख्स है, वो उम्र के किसी भी हिस्से में है, वो अपने नॉलेज को इंक्रीज़ करना चाहता है, उसे किसी फील्ड के बारे में पढ़ने का या इल्म हासिल करने का शौक़ है, तो वो यूनिवर्सिटी में एज अ स्टूडेंट बन के उस कोर्स को अटेंड कर रहा है। लेकिन इस कोर्स के अंदर ये होता है कि आप लॉन्ग लाइफ एजुकेशन के अंदर जो कोर्सेज़ पढ़ते हो, उनमें एक तो आपको 80% ग्रेड्स चाहिए होते हैं, और दूसरा ये होता है कि ये कोर्सेज़ आपके तब भी आपके रेगुलर कोर्स पाथ में कंसीडर हो पाते हैं कि जब आप उन्हें 80% ग्रेड्स के साथ पास करते हो। तो इसके रिगार्डिंग मैं ये मशवरा दूंगा कि नोस्टिफिकेशन के बगैर जो आपको यूनिवर्सिटीज़ एडमिशन ऑफ़र करती हैं लॉन्ग लाइफ एजुकेशन प्रोग्राम में, तो उसमें आप अप्लाई ना करें यहाँ पे आने के लिए, क्योंकि वो एक रेगुलर स्टडी प्रोग्राम नहीं होता, और उसकी जो आप कह लो कि वेटेज है, वो एक रेगुलर स्टूडेंट या एक रेगुलर एडमिशन के बराबर नहीं होती। जैसा कि मैंने बताया कि वो जस्ट एज अ नॉलेज इंक्रीजिंग एक प्रोग्राम है, जो कि आपका नोस्टिफिकेशन ना होने की सूरत में आपको दिया जाता है। लेकिन आप इसे अवॉइड करें, क्योंकि जब आप पाकिस्तान से यहाँ अप्लाई करते हैं एक स्टडी के तौर पे, कि आप एक स्टूडेंट के तौर पे यहाँ पे आना चाह रहे हैं, और आप एक नॉर्मल या रेगुलर स्टूडेंट प्रोग्राम में नहीं हैं, तो इस बेस पे यहाँ की मिनिस्ट्री डाउटफुल होती है और आपके आगे वीज़ा रिजेक्शन के जो चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं। अब मैं आऊँगा कि वीज़ा के लिए जो मेन डॉक्यूमेंट्स हैं आपको पाकिस्तान से क्या चाहिए होते हैं। तो नॉर्मली जो आपको पाकिस्तान से सबसे पहली चीज़ रिक्वायर्ड होती है, वो यहाँ का एडमिशन लेटर होता है यहाँ की यूनिवर्सिटी का। और यहाँ की यूनिवर्सिटीज़ आपको नॉर्मली कहती हैं कि अपने जो आपके सर्टिफिकेट्स हैं, जिन्हें सनद कहा जाता है, मैट्रिक की और एफएससी की, आप उन्हें यूनिवर्सिटी को भेजें। और कुछ यूनिवर्सिटीज़ डिमांड करती हैं कि आप उन्हें वेरीफाइड या अटेस्टेशन करवाएं उनकी पहले एम्बेसी से, तो हम आपको फिर एडमिशन देंगे। जबकि कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं वो विदाउट वेरिफिकेशन या विदाउट अटेस्टेशन ही आपके वो एक्सेप्ट कर लेती हैं और आपको एडमिशन दे देती हैं। और दूसरा आपको जो स्टेप करना होता है एडमिशन लेने के लिए, आपको अपने संदेह जो हैं उनको आपने टेस्ट करवाना होता है। आईबीसीसी जो आपके एजुकेशनल बोर्ड्स हैं, उनसे आपने टेस्ट करवाना होता है। उसके बाद आपकी वो संदेह फ़ॉरेन अफेयर से टेस्ट होती हैं। और तीसरे मरहले में आपकी जो वो अटेस्टेशन है वो एम्बेसी से टेस्ट होती है। आप एम्बेसी की अपॉइंटमेंट लेते हो, अपनी सनदें वहाँ लेके जाते हो, एम्बेसी देखती है कि आपकी वो सनदें आईबीसीसी और फ़ॉरेन अफेयर से अटेस्टेड हैं, तो फिर जो एम्बेसी है उसे स्टैंप लगा के वेरीफाई करती है, और इस प्रोसेस को सुपर लीगलाइजेशन कहते हैं। तो एक स्टेप जो सबसे अहम और इनिशियल है वो सुपर लीगलाइजेशन का है। उसके बाद आपको यूनिवर्सिटी का एडमिशन लेटर चाहिए होता है, और फिर यहाँ पे जब आप स्टडी करने आ रहे हो तो यहाँ का आपको अकोमोडेशन लेटर चाहिए होता है। मोस्टली केसेस में आपकी जो यूनिवर्सिटीज़ होती हैं जहाँ आपने एडमिशन के लिए अप्लाई किया होता है, वो यूनिवर्सिटीज़ आपको अकोमोडेशन प्रोवाइड करती हैं या आपको अकोमोडेशन की रिजर्वेशन लेटर दे देती हैं। अब इसमें अहम बात या अहम चीज़ ये है कि जब आप अकोमोडेशन के लिए अप्लाई करें या अकोमोडेशन का लेटर आप लगाना चाहें अपने वीज़ा केस के अंदर, तो वो सिर्फ रिजर्वेशन ना लें, बल्कि वो एक कंफर्म्ड रिजर्वेशन लें। कुछ यूनिवर्सिटीज़ स्टूडेंट्स को लेटर इशू करती हैं कि अगर हमारे पास आगे जाके जगह हुई तो हम आपको जगह देंगे डॉर्मिटरी के अंदर, लेकिन अगर जगह ना हुई तो आप पेंडिंग पे रहेंगे या रिज़र्व पे रहेंगे। तो इस किस्म का सिर्फ रिजर्वेशन लेटर ना लगाएं, बल्कि कंफर्म रिजर्वेशन लेटर लगवाएं, क्योंकि वीज़ा प्रोसेस के अंदर ये रिजर्वेशन लेटर बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल होता है कि आया जिस जगह आप रहने जा रहे हैं, वहाँ पढ़ने जा रहे हैं, तो आपके पास अकोमोडेशन है या नहीं है। तो एक स्टेप तो ये होता है आपके पास ऑप्शन कि आप यूनिवर्सिटी को अपने कांटेक्ट करें, उनसे पूछें कि आपके पास जगह है, आप मेरे लिए जगह रिज़र्व कर सकते हैं। तो कुछ यूनिवर्सिटीज़ आपसे थोड़े बहुत चार्जेस लेती हैं, बुकिंग चार्जेस लेती हैं, और आपको अकोमोडेशन का लेटर दे देती हैं। जबकि कुछ यूनिवर्सिटीज़ वो कहती हैं कि हमारी डॉर्मेटरीज़ में इतनी जगह नहीं है, तो आप किसी दूसरी जगह तलाश करें। तो यहाँ प्राग में काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ की डॉर्मेटरीज़ हैं, आप उनमें अप्लाई कर सकते हैं। या फिर यहाँ पे दूसरा जो ऑप्शन होता है वो आपके लिए फ़्लैट्स का होता है कि किसी फ़्लैट पे आप शेयरिंग पे रह रहे हो, या किसी फ़्लैट में कोई स्टूडियो फ्लैट आप उसे अफोर्ड अगर आप कर सकते हो तो वेल एंड गुड है। बिकॉज़ यहाँ पे जो रहायशी हैं प्राग के अंदर वो काफ़ी एक्सपेंसिव हैं।
तो जो मोस्टली स्टूडेंट्स तकरीबन 99% स्टूडेंट जो पाकिस्तान से आते हैं बैचलर्स और मास्टर्स में या दुनिया के बाकी कंट्रीज से, वो डॉर्मेट्रीज़ में ही रहने को तरजीह देते हैं, क्योंकि डॉर्मेट्रीज़ में फ़्लैट्स की निस्बत तकरीबन 3 से 4 गुना सस्ता आपको अकोमोडेशन मिलती है। और मैं बात कर रहा था वीज़ा डॉक्यूमेंट्स की, तो उसमें हेल्थ सर्टिफिकेट, आपकी सुपर लीगलाइजेशन, आपका अकोमोडेशन का डॉक्यूमेंट, आपका यूनिवर्सिटी का लेटर, और उसके बाद जब आपकी एम्बेसी की फ़ाइनल अपॉइंटमेंट होती है जिसमें आपने वीज़ा के डॉक्यूमेंट जाके सबमिट करवाने होते हैं, उसमें आपने पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट बनवाना होता है अपने डिस्ट्रिक्ट के पुलिस ऑफिस में जाकर के आपका कोई भी प्रीवियस क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। और उसके अलावा आप अपने सरकारी ज़िली अस्पताल में जाकर वहाँ पर आप अपने सारे टेस्ट करवाते हो मेन डिजीज़ के, जो तकरीबन 10 से 12 बनती हैं। उसमें आपके ब्लड टेस्ट और यूरिन टेस्ट वगैरह होते हैं कि आपको किसी भी किस्म की कोई मेजर डिजीज़ नहीं है। इसके अलावा जो आपका पासपोर्ट है वो वीज़ा अप्लाई करने के लिए कम से कम 6 माह उसकी वैलिडिटी होनी चाहिए, कि जब जिस दिन आपकी एम्बेसी की अपॉइंटमेंट है उसके 6 माह बाद तक की उसकी वैलिडेशन होनी चाहिए, उसकी एक्सपायरी डेट। और इसके बाद एक अहम डॉक्यूमेंट आता है, वो है बैंक स्टेटमेंट का। पाकिस्तान में अब डिपेंड करता है, अगर आप यहाँ पे लॉन्ग लाइफ एजुकेशन के अलावा रेगुलर स्टूडेंट पे के तौर पे एडमिशन लेने आ रहे हो, तो उसके लिए आपको यहाँ के 84,000 चेक क्राउंस, जो तकरीबन पाकिस्तानी पौने 6 लाख के करीब बनते हैं, आपको उसकी बैंक स्टेटमेंट शो करवाना होती है। अब मुझसे कुछ लोग सवाल पूछते हैं कि ये जो बैंक स्टेटमेंट है ये कितनी पुरानी होनी चाहिए, या कितनी इसमें अमाउंट 6 लाख ही हो, 6 लाख से कम हो सकती है ज़्यादा। अगर 6 लाख से ज़्यादा हो तो एक प्लस पॉइंट है, एक बेहतर चीज़ है। लेकिन जो मिनिमम लिमिट है वो है कि 84,000 चेक कराउन है, तो 6 लाख तकरीबन जो अमाउंट है आपको अपने बैंक अकाउंट के अंदर रखना होती है। और बेहतर है कि ये स्टेटमेंट जो अमाउंट ही है आप अपना प्रोसेस स्टार्ट करते हुए अपने बैंक के अंदर रखवाएं, और जब तक आपका प्रोसेस चल रहा है, क्योंकि जो चेक रिपब्लिक है इसका वीज़ा प्रोसेस थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है। एम्बेसी से अपॉइंटमेंट्स लेने में और वीज़ा लगने तक तकरीबन 6 से 7 माह तक का अरसा लग सकता है। एम्बेसी की अपॉइंटमेंट लेना थोड़ा मुश्किल होता है। उस पे है कि आप ऑनलाइन अप्लाई करते हो और फिर एम्बेसी को ईमेल करते हो अपॉइंटमेंट के लिए, और फिर आप जो है एम्बेसी की अपॉइंटमेंट, और आपको 2 अपॉइंटमेंट्स दरकार होती हैं। पहली अपॉइंटमेंट आप एम्बेसी से लेते हो कि जब आपने अपने डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन करवानी होती है, सुपर लीगलाइजेशन। और दूसरी अपॉइंटमेंट जो आप लेते हो वो आपका वीज़ा केस जब आपने सबमिट करवाना होता है। और तकरीबन हर अपॉइंटमेंट के लिए आपको 1.5 2 या कम से 3 या 4 महीने तक भी वेट करना पड़ सकता है, क्योंकि पाकिस्तान एम्बेसी ना सिर्फ जो पाकिस्तान में चेक रिपब्लिक की एम्बेसी है इस्लामाबाद में, वो ना सिर्फ डील करती है पाकिस्तान को, बल्कि अफ़गानिस्तान के कंट्री के लोगों को भी वहाँ पे आके अप्लाई करने की सूरत मैसर है। और वो सिर्फ़ और सिर्फ एक महीने में 10 अपॉइंटमेंट्स देते हैं, जिसमें 4 से 5 डॉक्यूमेंट्स की अटेस्टेशन वालों के लिए, और 5 से 6 अपॉइंटमेंट्स जो हैं वो वीज़ा के जिन्होंने डॉक्यूमेंट्स सबमिट करवाने होते हैं उनके लिए होती हैं। तो जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ पे वीज़ा का जो टोटल ड्यूरेशन है, जब से आप प्रोसेस स्टार्ट करते हो उससे लेकर वीज़ा लग जाने तक तकरीबन कम से कम भी 5 से 6 माह का अरसा दरकार है। अगर तो आपको एम्बेसी की अपॉइंटमेंट्स जल्दी मिल जाती हैं तो आपका ये प्रोसेस तकरीबन 4 से 5 महीने में भी कंप्लीट हो सकता है। लेकिन जब आप एम्बेसी में वीज़ा की फ़ाइल सबमिट करवा भी आते हो, उसके बाद भी जो यहाँ की जो अब एक अहम बात यह है कि जो वीज़ा आपको इशू करना होता है वो वहाँ पाकिस्तान एम्बेसी ने इशू नहीं करना होता। उनका रोल सिर्फ इतना होता है कि वो आपका वहाँ इंटरव्यू लेते हैं, आपके डॉक्यूमेंट्स चेक करते हैं, और वो डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे चेक मिनिस्ट्री को भेज देते हैं। और यहाँ की जो मिनिस्ट्री है उसने ये डिसीजन लेना होता है कि आपको वीज़ा इशू करना है या वीज़ा आपका वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे, या उन्होंने और तकरीबन एवरेज टाइमिंग जो है वीज़ा इशू होने की वो 2 से ढाई महीने है, तकरीबन 70 से 90 या इवन सम केसेस में 100 या 108 या 110 दिन तक भी लग जाते हैं। यहाँ की मिनिस्ट्रीज़ वीज़ा इशू करने में काफ़ी एफिशिएंट नहीं है, जैसे अक्सर कंट्रीज़ के जो स्टूडेंट वीज़ा हैं वो हफ़्ते 2 हफ़्ते में उनका जवाब आ जाता है, लेकिन यहाँ की मिनिस्ट्री काफ़ी टाइम लेती है और इसके लिए आपको पेशेंट होना पड़ता है। तो जब भी अगर आप अपना वीज़ा लगवाने के लिए अप्लाई करें तो इस बात को मद्देनज़र रखें कि पाकिस्तान में अपॉइंटमेंट्स लेके सारे डॉक्यूमेंटेशन के कंप्लीट होने के बाद आपका वीज़ा इशू होने में कम से कम भी 70 से 80 या 120 दिन तक, उनकी जो वेबसाइट जैसे लिखा हुआ है कि दिन लग सकते हैं, लेकिन एवरेजली 70 से 80 या 90 दिन के अंदर आपको
जवाब मिल जाता है कि आपको वीज़ा इशू हुआ है या वीज़ा इशू नहीं हुआ। और इसके बाद एक अहम पॉइंट है कि यहाँ की मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो बाकी यूरोपियन कंट्रीज़ की तरह आपसे आइल्स या टोफल का सर्टिफिकेट नहीं मांगती। कुछ यूनिवर्सिटीज़ आपसे मांगती हैं, लेकिन उनकी रिक्वायरमेंट ये नहीं होती कि आप आइल्स या टोफल ही दें, और उसमें आपके बैंड्स भी 5.5 या 6 होने चाहिए। अगर आपके 5 बैंड्स तक भी हों आइल्स के अंदर या टोफल में कम स्कोर भी हो, तो भी यहाँ की यूनिवर्सिटीज़ एक्सेप्ट कर लेती हैं, या वो कह देती हैं कि आपने कोई भी दूसरा इंग्लिश लैंग्वेज का कोर्स जो आपने किसी भी दूसरे अदारे से किया हो, अगर आप उसका उन्हें प्रूफ ला के दे दो तो वो भी एक्सेप्ट कर लेती हैं। कुछ यूनिवर्सिटीज़ तो आपसे इंग्लिश लैंग्वेज की प्रोफिशिएंसी का सर्टिफिकेट नहीं मांगती एडमिशन देते वक्त, जबकि कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं वो आपसे मांग लेती हैं, लेकिन लाजमी नहीं है कि वो आइल्स ही हो या वो टोफल ही हो। वो किसी भी किस्म का कोई भी सर्टिफिकेट हो जो आपने किसी भी अदारे से 5 महीने का, 6 माह का या 3 माह का इंग्लिश कोर्स किया है, आप उन्हें वो सर्टिफिकेट ला के देते हैं तो यूनिवर्सिटी उस पर सेटिस्फाई हो जाती है। इसके अलावा ये है कि इंग्लिश लैंग्वेज के रिगार्डिंग है कि अगर आपका स्कूल या हाई स्कूल में एजुकेशन इंग्लिश के अंदर थी, या यूनिवर्सिटी लेवल पे आपने जो बैचलर्स किए है, अगर आपकी वो इंग्लिश लैंग्वेज में, लैंग्वेज ऑफ इंस्ट्रक्शन के आपको जो लेक्चर्स मिलते थे वहाँ यूनिवर्सिटी में वो इंग्लिश में थे, तो आप अपनी यूनिवर्सिटी का वो लेटर ला के भी अपने यहाँ की यूनिवर्सिटीज़ को दिखा सकते हैं कि मेरा लैंग्वेज ऑफ इंस्ट्रक्शन कॉलेज के अंदर या यूनिवर्सिटी के अंदर इंग्लिश था, कि इंग्लिश में हमें लेक्चर दिए जाते थे, तो इसलिए वो इसे एक्सेप्ट कर लेते हैं। और फिर आपसे जो अगर कोई यूनिवर्सिटी मांगती भी है तो वो लेटर देखने के बाद आपकी वो रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है। इसके बाद यहाँ पे बात करते हैं कि यहाँ पे प्राग के अंदर रहने के लिए क्या एक्सपेंसेस हैं और कितना एक स्टूडेंट का यहाँ पे एवरेज खर्चा आता है। तो प्राग यूरोप के उन उन सिटीज़ में से है कि जहाँ पे स्टूडेंट के लिए लिविंग एक्सपेंसेस काफ़ी कम है, स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी फ्रेंडली और काफ़ी अच्छा सिटी है। यहाँ पे उनके लिए काफ़ी डिस्काउंट्स, काफ़ी कंसेशंस हैं। तो तकरीबन अगर आप हर चीज़ को सम अप करें, आपका रहना, पीना, खाना, आपका ट्रैवलिंग कार्ड, आपका मेस चीज़ें वगैरह सब चीज़ें मिला के तकरीबन जो एवरेजली है आपकी अकोमोडेशन का ख़र्चा, आपका रेंट, बिल्स वगैरह सब तकरीबन 400 यूरो में कवर हो जाते हैं, या आप कह लें को 10,000 चेक क्राउन्स में कवर हो जाते हैं। और ये 10,000 चेक क्राउन्स तकरीबन 70,000 के करीब पाकिस्तानी अमाउंट बनती है। लेकिन मैं ये बात सिर्फ आपको प्राग के रिगार्डिंग कर रहा हूँ, क्योंकि प्राग थोड़ा एक्सपेंसिव सिटी है रहाइश के हवाले से, तो ये अमाउंट तकरीबन 70,000 के करीब पड़ती है। लेकिन अगर आप प्राग के अलावा किसी दूसरे यहाँ की सिटी में स्टडी कर रहे हैं, जैसे वो पिल्जन है या वो बर्नो है, तो वहाँ पे आपका ख़र्चा तकरीबन 10-15,000 पाकिस्तानी रुपये कम हो सकता है, और उसमें मेनली किरदार आपके अकोमोडेशन का ही होता है। और अब बात करते हैं कि इस कंट्री के बारे में, प्राग कैसा सिटी है, चेक रिपब्लिक कैसा कंट्री है। तो ये एक खूबसूरत कंट्री है, पाकिस्तान की तरह यहाँ पे चारों मौसम होते हैं, गर्मी की शिद्दत यहाँ पे कम होती है, और यहाँ की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो चेक लैंग्वेज है, और ये क्वाइट डिफरेंट है हमारी लैंग्वेज से। मतलब जिस तरह हमारी लैंग्वेज के काफ़ी वर्ड्स पर्शियन लैंग्वेज से या तुर्किश लैंग्वेज से, अरेबिक से मिलते हैं, तो बहुत रेयर भी है कि हमारी कोई लैंग्वेज का या इंग्लिश लैंग्वेज के वर्ड्स इनकी लैंग्वेज से मैच करते हैं। क्वाइट डिफरेंट है, सीखना उसे थोड़ा टफ है, लेकिन वो कंपलसरी रिक्वायरमेंट नहीं है आपके वीज़े के लिए या किसी चीज़ के लिए। हाँ, यहाँ आके जब आप जॉब्स के लिए अप्लाई करते हो या पार्ट टाइम जॉब के लिए अप्लाई करते हो, तो ये है कि अगर आपको चेक लैंग्वेज बेसिक लेवल पर आती है तो वो आपके लिए एक प्लस पॉइंट होता है और आप ज़्यादा अच्छे जॉब कर पाते हो। और अब बात करते हैं कि स्टूडेंट जो पाकिस्तान के यहाँ पे आते हैं उन्हें यहाँ पे लीगली पार्ट टाइम या फुल टाइम काम अलाउ है कि नहीं है। तो स्टूडेंट्स यहाँ की यूनिवर्सिटीज़ के उन्हें काम करना अलाउ है, तकरीबन हफ्ते में 20 घंटे, और इसी हिसाब से तकरीबन महीने में 80 घंटे लीगली आपको अलाउ है। जबकि कुछ यूनिवर्सिटीज़ के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको, बल्कि मोस्टली कोई फुल टाइम काम करना भी अलाउ है। आप लीगली अपना फुल टाइम का यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट बनवा के आप काम कर सकते हैं। और इसके बारे में मज़ीद इन्फॉर्मेशन के कैसे यहाँ पे काम मिलते हैं, कितने एक्सपेंसेस के बारे में मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए मेरे एक पाकिस्तानी दोस्त की यूट्यूब वीडियो है जिसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो अगर आप एक्सपेंसेस के बारे में, यहाँ जॉब्स के बारे में, एक्सपेंडिचर्स के बारे में मज़ीद जानना चाहते हैं तो आप काइंडली उनकी उस वीडियो को देखें, तो वहाँ से आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से आइडिया हो जाएगा यहाँ के लिविंग एक्सपेंसेस, जॉब्स और बाकी चीज़ों के हवाले से। और यहाँ पे प्राग के अंदर है कि काफ़ी लोग जो हैं तकरीबन 50-60% जो लोग हैं वो इंग्लिश समझते हैं और इंग्लिश बोल लेते हैं, लेकिन तकरीबन 40% ऐसे लोग भी हैं जिनमें तकरीबन ज़्यादा ओल्ड लोग हैं जो
कह लो कि तकरीबन 50-60 साल से ऊपर के हैं, तो वो इंग्लिश नहीं समझते वो सिर्फ, और यहाँ की मिनिस्ट्रीज़ में, यहाँ की एजुकेशनल ऑफिस या बाकी ऑफिशियल जो यहाँ पे हैं इंस्टीट्यूट्स या ऑफिस, उन सब की जो लैंग्वेज है वो चेक की है। अगर आपको वहाँ जाना पड़े या कोई काम पड़ता है तो आपको उधर साथ ट्रांसलेटर लेके जाना पड़ता है, या आपको गूगल ट्रांसलेटर यूज़ करना पड़ता है, क्योंकि वो इंग्लिश लैंग्वेज नहीं समझते। और यहाँ के लोग वो बहुत ज़्यादा फ्रेंडली नहीं हैं, जिस तरह टर्की के लोग पाकिस्तान के लिए फ्रेंडली हैं, या बाकी कंट्रीज़ के यहाँ के लोग ज़्यादा फ्रेंडली नहीं हैं। यूथ इनके ज़्यादा फ्रेंडली है, जो यहाँ पे आपके क्लास फेलोज़ होते हैं या यंगस्टर्स होते हैं। तो बूढ़े लोगों की निस्बत वो ज़्यादा फ्रेंडली है, लेकिन उनमें भी आप कह लो कि 60-70%। लेकिन रेसिज्म यहाँ पे नहीं है, जिस तरह इंग्लैंड या फ्रांस या आप कह लो कि कुछ दूसरे यूरोपियन कंट्रीज़ में काफ़ी ज़्यादा रेसिज्म है, लंदन या इन एरियाज़ या इस तरह के सिटीज़ में, या आप बात करो बल्गारिया रोमानिया वगैरह की या इन कंट्रीज़ की। तो यहाँ पे है कि कोई इस तरह पे फ़िक्रे नहीं कसता, या इस तरह आपको कोई टाउंट नहीं कर सकता, या आपके मुसलमान या पाकिस्तानी होने पे कोई आपको गाली या इस तरह नहीं कहता। जो लोग रेसिस्ट हैं वो अगर आपको देखेंगे तो उनके थोड़ा बहुत ये होगा कि उनकी नज़रों से आइडिया हो सकता है कि वो आपको पसंद नहीं कर रहे, लेकिन इस तरह का कोई वाक़या नहीं होता कि वो आपको, इवन कि अगर आप यहाँ पे अपने ट्रेडिशनल ड्रेस के अंदर, शलवार कमीज़ के अंदर या दूसरा कोई लिबास पहन के भी आप यहाँ सिटी सेंटर या कहीं भी निकलते हो, तो आपको कोई भी मना नहीं करता, कोई रोक टोक नहीं होती, या ये नहीं कि आपको पुलिस देखती है कि आपने शलवार कमीज़ पहन रखी है तो वो आपको रोक के आपका पासपोर्ट मांगेगी या आपसे पूछेगी। तो इस तरह की रेसिज्म यहाँ पे है कि नहीं है। और रही बात यहाँ पे हलाल शॉप्स, मस्जिदों के बारे में, तो प्राग में तकरीबन 3 से 4 मस्जिदें हैं जहाँ पे जुमा भी होता है, और रमज़ानुल मुबारक में हर रोज़ अफ्तारी का अहतमाम भी होता है। और डिफरेंट कंट्रीज़ के मुस्लिम वहाँ पे नमाज जुमा और बाकी ईद नमाज वगैरह भी होती है, जिस पे अच्छा खासा मजमा जो यहाँ पे मुसलमान कम्युनिटी है, जो उज़्बेकिस्तान, अरबिक कंट्रीज़, टर्की और कुछ यूरोपियन हैं, वो यहाँ पे हैं कि वो मस्जिद में आते हैं जुमा पढ़ने, और रमज़ान में यहाँ पे होती है। लेकिन अगर कुछ सिटीज़ यहाँ पे ऐसे भी हैं जहाँ में भी आपको मस्जिद ना मिले, जिस तरह छोटा सिटी है, अगर उस यहाँ के बड़े बड़े सिटीज़ में तो है, लेकिन कुछ सिटीज़ ऐसी हैं या कि जहाँ पे आपको मस्जिदें नहीं मिल सकती। इस तरह हलाल शॉप्स हैं वो प्राग के अंदर काफ़ी ज़्यादा हैं। तकरीबन हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, प्राग के अंदर आपको हलाल शॉप्स मिल जाती हैं हलाल खाने का। लेकिन छोटे सिटीज़ में फिर वही बात कि वहाँ पे वेरी प्रोबेबली है कोई भी हलाल शॉप या मस्जिद नहीं हो सकती। और पाकिस्तानी कम्युनिटी यहाँ पे ज़्यादा तादाद में नहीं है, तकरीबन मेरा ख्याल है लगभग 1000 के करीब टोटल यहाँ पे पाकिस्तानियों की तादाद होगी, कि जो जिनमें फ़्रेश आने वाले भी शामिल हैं, और पहले से जो कुछ फैमिलीज़ या कुछ लोग या कुछ स्टूडेंट्स या एम्प्लॉयज़ यहाँ पे रह रहे हैं वो शामिल हैं। इसके अलावा मैं एक पॉइंट और मेंशन करना चाहूँगा कि पाकिस्तानियों को यहाँ पे सिर्फ 2 कैटेगरीज़ में ही वीज़ा इशू होता है, एक स्टूडेंट कैटेगरी में, और दूसरी जो कैटेगरी है वो ये है आईटी एम्प्लॉयज़ या आईटी इंजीनियर्स, जो यहाँ पे आना चाहें पाकिस्तान से अप्लाई करें तो उनको वीज़ा इशू होता है। इसके अलावा किसी भी दूसरी फील्ड में या किसी भी लेबर में या किसी किस्म का भी दूसरा काम हुआ, वहाँ पे पाकिस्तानियों को वीज़ा इशू नहीं होता। और रही बात चेक रिपब्लिक के बारे में, ये एक इतना बड़ा कंट्री नहीं है कि जिस तरह आप कह लो कि स्पेन या फ्रांस या जर्मनी है। एक दरमियाने साइज़ का कंट्री है, और तकरीबन 1 करोड़ इसकी पॉपुलेशन है। चेक इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज है, और ये एक शेंजन कंट्री है। जो दोस्त या देखने वाले नहीं समझते कि शेंजन किसे कहते हैं, तो शेंजन जो है इसमें तकरीबन 27 यूरोपीय कंट्रीज़ शामिल हैं, जिनमें जर्मनी, इटली, स्पेन, नॉर्वे, ये स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ और चेक रिपब्लिक, स्लोवाकिया और ये हंगरी वगैरह शामिल हैं। तकरीबन 27 कंट्रीज़ हैं, और इन सब कंट्रीज़ के जो बॉर्डर्स हैं वो एक दूसरे के रहायशियों के लिए ओपन है, कि आप वहाँ पे विदाउट इन कंट्रीज़ का वीज़ा लिए आप अगर किसी भी इनमें से किसी एक कंट्री के भी आप रेजिडेंट्स हो, आइदर कि आप वहाँ टेम्परेरी रेजिडेंस भी हो या परमानेंट रेजिडेंसी भी हो या वहाँ के नेशनल हो, तो आप दूसरे कंट्री में ट्रैवल कर सकते हो। और जो हमारा सीन होता है कि हम यहाँ पे आते हैं तो हमें तकरीबन एज अ स्टूडेंट साल या 6 माह का जो वीज़ा इशू होता है उसको रेजिडेंस परमिट कहते हैं, टेम्परेरी रेजिडेंस परमिट। और उस पे है कि आप किसी भी दूसरे कंट्री में 90 डेज़ के लिए मैक्सिमम ट्रैवल कर सकते हो, रह सकते हो वहाँ पे जाके। लेकिन 90 डेज़ से ज़्यादा आप चेक रिपब्लिक से बाहर नहीं रह सकते अगर आपके पास यहाँ का टेम्परेरी वीज़ा है स्टूडेंट का, तो वरना आपका जो वीज़ा है वो एक्सपायर हो जाता है, और आपको दोबारा से पाकिस्तान जाके अपना सारा प्रोसीजर करवाना पड़ता है।
और अब बात करते हैं कि यहाँ पे परमानेंट रेजिडेंसी। अक्सर लोग मुझसे सवाल पूछते हैं कि अगर यहाँ पे कितने साल स्टे करो तो आपको यहाँ पे परमानेंट रेजिडेंसी कार्ड इशू होता है। तो उसका ये है कि एज अ स्टूडेंट जब आप यहाँ पे आते हो वो तो आपका जो 2 साल हैं परमानेंट रेजिडेंसी, वैसे 5 साल आपको यहाँ स्टे करने के बाद इशू हो जाती है। लेकिन उसकी रिक्वायरमेंट एक ये भी होती है कि आपको यहाँ बेसिक चेक लैंग्वेज आपको आनी चाहिए और बेसिक चेक लैंग्वेज का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। तो फिर आप जो है यहाँ पे 5 साल आपका स्टे हो और बेसिक चेक लैंग्वेज का आपके पास सर्टिफिकेट हो तो आपको परमानेंट रेजिडेंसी के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। लेकिन परमानेंट रेजिडेंसी में ये है कि एज अ स्टूडेंट जब आप यहाँ पे आते हो तो आपके जो 2 साल हैं वो 1 साल के इक्वल काउंट होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप स्टूडेंट हो और आप यहाँ पे 10 साल स्टडी करते हो तो जो 10 साल हैं वो आपके 5 साल के इक्वल कंसीडर होंगे और फिर आप परमानेंट रेजिडेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हो। या फॉर एग्ज़ाम्पल आप यहाँ बैचलर्स करने आते हो और मास्टर्स करते हो, आप 5 साल स्टडी करते हो तो 5.5 साल तो वो आपके तकरीबन 2.5 साल के इक्वल कंसीडर होंगे। उसके बाद अगर आप यहाँ पे फिर 2.5 साल ही आप जॉब करते हो तो ये है कि वो 2.5 साल आपकी वो 5 साल एजुकेशन के हो गए और 2.5 साल आपकी जॉब के कंसीडर हो गए। तो आप फिर परमानेंट रेजिडेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हो। और रही बात यहाँ पे अपनी फील्ड में जॉब करना एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद, तो यहाँ पे काफ़ी जॉब्स हैं। इवन कि यहाँ पे ओवर एम्प्लॉयमेंट है कि यहाँ पे जॉब ज़्यादा हैं और लोग कम हैं। तो इसलिए यहाँ पे जॉब्स का कोई मसला नहीं बनता है। जब तक आप स्टूडेंट हो आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं काफ़ी जॉब की, और इवन कि स्टडी कंप्लीट करने के बाद आपको यहाँ के नेशनल लोगों की इक्वल प्रायोरिटी मिलती है। बशर्ते कि आपको अगर चेक लैंग्वेज आती हो। अगर आपको चेक लैंग्वेज नहीं भी आती तो भी यहाँ पे काफ़ी कंपनीज़ मल्टीनेशनल कंपनीज़ प्राग के अंदर हैं कि आप इजीली कहीं ना कहीं एडजस्ट हो जाते हो। इवन कि अगर आप इंजीनियरिंग या कोई सी दूसरी फील्ड या अच्छी नॉलेज की आप डिग्री हासिल करते हो, टेक्निकल एजुकेशन की यहाँ पे ज़्यादा मांग और ज़्यादा डिमांड है। ख़ासकर कंप्यूटर साइंस की एजुकेशन और कंप्यूटर साइंस के रिलेटेड स्टडीज़ की यहाँ पे ज़्यादा डिमांड है। तो ये है कि जब आप यहाँ पे डिग्री कंप्लीट कर लेते हो तो ये नहीं है कि आपको वापस पाकिस्तान जाना पड़ता है या यहाँ पे स्टे नहीं कर सकते। तकरीबन आपको 6 माह से 1 साल का वीज़ा स्टडी करने के बाद भी आपके पास यहाँ पे होता है और आप उस ड्यूरेशन में यहाँ पे जॉब फाइंड कर सकते हो। और एक और प्लस पॉइंट ये है कि जब आप यहाँ पे डिग्री कंप्लीट कर लेते हो उसके बाद अगर आपको यहाँ पे जॉब मिलती है, आप जॉब पे ज्वाइन करते हो, आपको कॉन्ट्रैक्ट मिलता है तो उस पे फिर है कि आपका स्टडी वीज़ा जो है वो जॉब के वीज़ा पे कन्वर्ट हो सकता है कि आप फिर यहाँ पे एज अ एम्प्लॉयर स्टे कर सकते हो। और उसमें उसकी अलग से कंडीशंस हैं कि आपको टैक्स वगैरह थोड़ा ज़्यादा पे करना पड़ता है, जो एज अ स्टूडेंट आप इतना पे नहीं करते हो, लेकिन वो एक अलग टॉपिक और अलग बात है। इसके अलावा 2 पॉइंट्स के अक्सर जो पाकिस्तानी यहाँ अप्लाई करते हैं मुझसे पूछते हैं। पहली बात तो ये कि जो इनकी एम्बेसी है वो इस्लामाबाद में ही है और उसके अलावा कहीं भी इनका कौंसलेट नहीं है कराची में या किसी दूसरे सिटी में कि जहाँ जाके आप अपना डॉक्यूमेंट्स टेस्ट करवा सकें या डॉक्यूमेंट्स की वहाँ पे वेरिफिकेशन करवा सकें। और दूसरा पॉइंट ये है कि अगर आप यहाँ पे जब अप्लाई करते हो पाकिस्तान से स्टडी करने के लिए तो आपको पाकिस्तान में वीज़ा लगने से पहले ही यहाँ की ट्यूशन फ़ी पेमेंट करनी पड़ती है यूनिवर्सिटी को। अपने डॉक्यूमेंट्स रिप्रेजेंट करना पड़ते हैं, ट्यूशन फ़ी पेमेंट करना पड़ती है और अगर यूनिवर्सिटी आपसे रिक्वायर करे तो लैंग्वेज का सर्टिफिकेट देना पड़ता है। तो जाके यूनिवर्सिटी आपको एडमिशन लेटर इशू करती है। और इन केस कि अगर आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है, वीज़ा आपको इशू नहीं होता, तो जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो आपको ट्यूशन फ़ीस वापस भेज देती हैं। यहाँ पे ऐसा सीन नहीं है कि आज तक कि कोई स्टूडेंट अप्लाई करे उसका वीज़ा रिजेक्ट हो जाए और यूनिवर्सिटी उसको फ़ीस वापस ना करे। हाँ, यूनिवर्सिटी आपसे ये प्रूफ मांगती है कि आप एम्बेसी से आपको जो वीज़ा रिफ्यूज़ल लेटर इशू है आप उसकी कॉपी हमें भेजो ताकि हमें प्रूफ मिल सके कि वाकई आपका वीज़ा रिजेक्ट हो चुका है, और वो फिर आपके अकाउंट में फ़ीस वापस भेज देते हैं। हाँ, इस फ़ीस वापस आने के प्रोसेस में तकरीबन 1.5 से 2 माह लग सकते हैं क्योंकि वो बैंक के थ्रू भेजते हैं और उसमें से कुछ कटौती हो सकती है। और वो कटौती इस चीज़ की होती है कि जो चार्जेस लगते हैं यूनिवर्सिटीज़ को आपको पैसे वापस पाकिस्तान भिजवाने के लिए, तो वो और यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ की एडमिशन फ़ीस भी होती है जो तकरीबन 20 यूरो पाकिस्तानी 3-4 हज़ार के लगभग है। तो वो भी आपने जब आप यहाँ वीज़ा अप्लाई करते हो एडमिशन के लिए अप्लाई करते हो तो जो एडमिशन की जनरल रिक्वायरमेंट्स है उसमें ये एक वीज़ा की इसकी फ़ीस है, एडमिशन फ़ीस है, आपके डॉक्यूमेंट्स हैं और ट्यूशन फ़ीस है। ये 3 चीज़ें हैं। और अगर यूनिवर्सिटी ने लैंग्वेज का सर्टिफिकेट मांगा है, ये 4 चीज़ें मिलाकर आप यूनिवर्सिटी को बाय थ्रू ईमेल भेजते हो। और ये है कि यूनिवर्सिटीज़। और रही बात कि पाकिस्तान में ज़्यादा लोग चेक रिपब्लिक के बारे में क्यों नहीं जानते, क्योंकि इसकी एक बड़ी वजह ये है
कि यहाँ पे जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो इनकरेज करती हैं स्टूडेंट्स को कि वो खुद से अपना वीज़ा का प्रोसीजर करें, अपना खुद से अप्लाई करें, बजाय किसी एजेंट की हेल्प लेने के। और जो एजेंट्स हैं उनको कमीशंस ऑफ़र नहीं करती। और यही वजह है कि यहाँ की यूनिवर्सिटीज़ की रैंकिंग अच्छी होने के बावजूद, पढ़ाई का अच्छा स्टैंडर्ड होने के बावजूद जो है पाकिस्तान में एजेंट्स, बहुत कम ही एजेंट्स हैं जो चेक रिपब्लिक के बारे में आपको मालूमात देते हैं या इसका डील करते हैं। इसके चेक रिपब्लिक को डील ना करने की वजह यही है कि यहाँ की यूनिवर्सिटीज़ उन्हें अच्छा कमीशन ऑफ़र नहीं करती, क्योंकि पाकिस्तान में एजेंट्स की कोशिश यही होती है कि जब वो आप किसी भी कंट्री का अप्लाई करें तो आपको हमेशा उस कंट्री का बताते हैं कि जहाँ से उन्हें कमीशन यूनिवर्सिटी से भी मिलता है और वो आपसे भी पैसे लेते हैं। इसलिए जो चेक रिपब्लिक का नाम है पाकिस्तान में इतना कॉमन नहीं है या लोग इसके बारे में इतना नहीं जानते। लेकिन रहने के लिए एज अ स्टूडेंट अगर आप यहाँ आते हो तो स्टडी के लिए एजुकेशन का लेवल काफ़ी अच्छा है, एजुकेशन की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। और यहाँ पे यूरोप की कुछ वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ हैं जो जिनकी पूरे यूरोप में रैंकिंग बहुत अच्छी है। और जो यहाँ पे डिग्री हासिल करते हो वो पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में एक्सेप्ट होती है, पूरी दुनिया में उसे माना जाता है। तो ऐसा नहीं है कि आप यहाँ की किसी यूनिवर्सिटी से डिग्री लो और जब आप पाकिस्तान वापस जाओ या किसी या दूसरे यूरोपीय कंट्री में जाओ तो आपकी डिग्री को एक्सेप्ट ना करें कि या उसकी वहाँ पे वर्थ ना हो। जिस तरह पाकिस्तान के काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं कि आप वहाँ से बैचलर्स करने के बाद जब यहाँ अप्लाई करते हो तो वो यूनिवर्सिटीज़ यहाँ पे आपका टेस्ट लेना चाहती हैं कि वो आपकी उस एजुकेशन को ट्रस्टवर्थी नहीं समझती हैं, और एजुकेशन के लेवल को इतना अच्छा पाकिस्तान के नहीं समझा जाता। इसी वजह से नोस्टिफिकेशन का जो प्रोसेस है वो भी यहाँ पे है कि इनकी मिनिस्ट्री लेती है, क्योंकि हम उनके नज़दीक जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है वो उनसे फ़रसुदा है या उनके नज़दीक इतना एफिशिएंट नहीं है कि जितना उनका है। तो इसलिए वो हमें ऑब्ज़र्व करते हैं कि पाकिस्तान में जो हमने तालीम हासिल की है तो उसके मुताबिक हमारे पास कितना नॉलेज है। और रहे कुछ ऐसे सवाल के जिनके जवाब आपको सिर्फ अपनी यूनिवर्सिटी से ही मिल सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कि यहाँ पे कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ कौन कौन से कोर्सेज़ करवा रही हैं, तो एज इट इज़ बहुत सिंपल सा काम है कि आप गूगल पे जाएं और वहाँ पे आप अपने कोर्स का नाम लिखिए। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप इंजीनियरिंग करना चाहते हैं तो आप इंजीनियरिंग के बारे में गूगल पे सर्च करें कि सिविल इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ इन प्राग या इन चेक रिपब्लिक, तो आपको लिस्ट शो करवा देगी। और फिर हर यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे वहाँ पे डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन मौजूद है कि कब से उनके सेमेस्टर स्टार्ट हो रहे हैं, क्या क्या उनके, अगर उनकी कोई एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट है। और स्टिल अगर आपको यूनिवर्सिटी के बारे में कोई डाउट होता है या आपको यूनिवर्सिटी के बारे में कोई क्वेश्चन होता है कि उनके एडमिशन के बारे में या किसी चीज़ के बारे में, तो वहाँ पे आप एडमिशन्स के पोर्टल पे जाएं और वहाँ पे हर यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे एडमिशन पोर्टल की ईमेल होती है, तो आप उन्हें कांटेक्ट करें तो वो आपको रिप्लाई करते हैं। हाँ, वो रिप्लाई करने में थोड़ा टाइम लेते हैं, तकरीबन 1.5 2 हफ्ते या 3 हफ्ते भी लग सकते हैं आपको उनकी ईमेल का जवाब आने में। लेकिन आपको ये है कि अगर आप कॉल करेंगे तो मोस्टली ऑफिस में है कि वो चेक में बात करते हैं या वो बात नहीं कर पाते, या पाकिस्तान से टाइमिंग का डिफरेंस होता है, तो बेस्ट वे ईमेल ही रहता है। लेकिन इसके लिए आपको तकरीबन 2 से 3 हफ्ते तक वेट करना पड़ सकता है यूनिवर्सिटी के जॉब का, क्योंकि यूनिवर्सिटी के जो एडमिशन ऑफिस यहाँ पे हैं उनके पास पूरी दुनिया से ईमेल्स वगैरह आ रही होती हैं, तो उन्हें थोड़ा टाइम लगता है। और एक अहम पॉइंट इसके अलावा कि पाकिस्तान से आपने फ़ी की पेमेंट कैसे करना होती है, तो इसके भी 2 3 तरीके हैं। आप अपनी एडमिशन फ़ीस की या ट्यूशन फ़ीस की पेमेंट के लिए आप वेस्टर्न यूनियन को यूज़ कर सकते हैं या मनीग्राम को यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा तीसरा ऑप्शन आपके पास बैंक ट्रांसफ़र का होता है कि पाकिस्तान में किसी बैंक के थ्रू, लेकिन बैंक के थ्रू अगर आप ट्रांसफ़र करवाते हैं तो उस पर थोड़ा टाइम भी ज़्यादा लगता है और चार्जेस भी ज़्यादा लगते हैं एज़ कम्पेयर टू मनीग्राम या वेस्टर्न यूनियन। तो मोस्ट ऑफ़ द स्टूडेंट्स जो पाकिस्तान से अप्लाई करते हैं वो अपनी यूनिवर्सिटी को जो ट्यूशन फ़ी की पेमेंट करते हैं वो मेरा ख्याल है वेस्टर्न यूनियन के थ्रू ही करते हैं। बाकी ये आप ही डिपेंड करता है कि आप कौन सा ऑप्शन यूज़ करना चाहते हैं। तो आप तीनों जगहों से आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, बैंक से, वेस्टर्न यूनियन से या मनीग्राम से, कि कौन सा फास्ट एंड एफिशिएंट वे है, या आप ट्यूशन फ़ीस जो है कब भिजवाना चाह रहे हैं, कितनी जल्दी आप चाहते हैं कि यूनिवर्सिटी के अकाउंट में पहुँचे। तो मैंने अपनी कोशिश की है कि जितने भी पाकिस्तानी मुझसे कांटेक्ट करते हैं तो जितने भी वो जनरली सवाल पूछते हैं मैं उन सब के जवाब इस वीडियो में आपको दूं। इसके अलावा अगर कोई ऐसा टॉपिक या कोई ऐसा सवाल आपके माइंड में है कि जो मैं इस वीडियो में कवर नहीं कर सका या मैंने उसके बारे में बात नहीं की, तो नीचे वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं आपको अपना फेसबुक आईडी का लिंक दे रहा हूँ, तो आप मुझसे वहाँ कांटेक्ट कर सकते हैं। आप मुझे वॉइस टेक्स्ट कर सकते हैं या मुझे आप टेक्स्ट कर दें, तो जब मैं फ्री होऊंगा आपके टेक्स्ट देखूंगा तो मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। और मेरी कोशिश होगी कि जितने भी आपकी क्वेरीज़ या क्वेश्चंस हों उनके रिगार्डिंग मैं आपको गाइड कर दूं,
क्योंकि पाकिस्तान में चेक रिपब्लिक इतना फेमस कंट्री नहीं है और यहाँ पे पाकिस्तानी कम्युनिटी भी इतनी ज़्यादा नहीं है। तो काफ़ी स्टूडेंट्स हैं जो यहाँ आना चाहते हैं, एडमिशन लेना चाहते हैं यहाँ की अच्छी और क्वालिटी एजुकेशन की वजह से, प्राग सिटी की वजह से। लेकिन यह है कि उनको इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाती है यूट्यूब पे या गूगल पे, तो उनके लिए मुश्किल होता है। क्योंकि काफ़ी पाकिस्तानियों ने जिन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया है वो मुझसे यही कहते हैं कि बड़ी मुश्किल से वो मुझ तक पहुँचे हैं, या उनके पास कोई सोर्स नहीं था, वो ढूंढ रहे थे। तो मैं अपनी आईडी का यहाँ लिंक दे रहा हूँ नीचे, आप मुझे टेक्स्ट करें और इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी कि मैं जितना भी मेरे पास नॉलेज है इस बारे में मैं आपको गाइड करूँ। और इसके अलावा एक बात मैं और कहना चाहूँगा एम्बेसी के बारे में, चेक एम्बेसी पाकिस्तान के बारे में, कि उनके जो अपॉइंटमेंट का सिस्टम है वो थोड़ा टफ़ है। वो आपको अप्लाई करना होता है विया ईमेल। हर हर महीने की पहली और हर महीने की 15वीं तारीख को, जैसे ही महीने की यकम तारीख स्टार्ट होती है या महीने की 15 डेट स्टार्ट होती है, तो आपको पूरी रात के 12 जैसे ही बजें तो आप ईमेल उन्हें कर दो। उनका जो ईमेल एड्रेस है वो एज इट इज़ बड़ा ईजी है फाइंड करना। आप गूगल पे जाओ, वहाँ पे लिख दो चेक रिपब्लिक एम्बेसी इन पाकिस्तान, तो उनको पूरे रात के, आप जैसे ही किसी भी महीने की यकम तारीख शुरू हो या किसी भी महीने की 15वीं तारीख शुरू हो रात को 12 बजे, तो आप फ़ौरन एम्बेसी को ईमेल टाइप करके लिख दो कि आपको अपॉइंटमेंट चाहिए अपने डॉक्यूमेंट्स के टेस्टेशन के लिए, या आप उन्हें लिख दो कि आपको डॉक्यूमेंट्स आपको टेस्टेशन चाहिए अपनी वीज़ा की फ़ाइल सबमिट करवाने के लिए। तो वो फिर है कि जितनी जल्दी आप ईमेल करोगे उतना जल्दी, क्योंकि सिर्फ 10 स्लॉट्स ओपन होते हैं पूरे महीने के अंदर। तो ये है कि अगर आप यकम को या 15वीं तारीख को दिन टाइम या सुबह टाइम ईमेल करोगे तो आपसे पहले लोगों की ईमेल्स आ गई होंगी, और मे बी फिर आपको जो अपॉइंटमेंट है वो 4 से 5 महीने तक ना मिले। तो इवन कि अगर आप रात के पूरे 12 जैसे ही बजते हैं यकम की और 15वीं तारीख की आप ईमेल करते हो, तो भी आपको अपॉइंटमेंट मिलते मिलते तकरीबन 2 से 3 महीने लग सकते हैं। और दूसरा मैं आपको सजेशन ये दूंगा कि जब आप वीज़ा या अपॉइंटमेंट के लिए अप्लाई करें, तो आप वहाँ जाने से पहले एक दफ़ा उनकी हेल्पलाइन जो नंबर उनकी वेबसाइट पे मेंशन किया हुआ है, आप उन्हें कॉल करें। उनके कॉलिंग आवर्स मेंशन किए हुए हैं, मेरा ख्याल है वो इंग्लिश में भी बात करते हैं और उर्दू में भी। पाकिस्तान में एम्बेसी के अंदर जो है, चेक एम्बेसी के अंदर उनका नुमाइंदा आपसे उर्दू में ही बात कर सकता है, और उनसे आप एक दफ़ा इन्फॉर्मेशन ले लें कि जो मैंने डॉक्यूमेंट्स टेस्ट करवाने हैं वो मैंने यहाँ यहाँ से करवाए हैं, ये स्टैम्प्स हैं, उनसे वेरीफाई कर लें। क्योंकि अक्सर दफ़ा इस तरह होता है कि काफ़ी लोग हैं जो अपॉइंटमेंट लेते हैं, बड़ी मुश्किल से उन्हें मिलती है, और अपॉइंटमेंट लेने के बाद जब वो एम्बेसी में पहुंचते हैं तो उसमें कोई ना कोई फ़ॉल्ट होता है। आइदर उन्होंने फ़ॉरेन अफेयर से सही से टेस्ट नहीं करवाया होता है, या आईबीसीसी से स्टैंप्स नहीं लगवाई होती, तो फिर जो है उन्हें दोबारा से वो करना पड़ता है, और दोबारा से उन्हें 2 महीने इंतज़ार करना पड़ता है अपॉइंटमेंट के लिए। और दूसरा, अगर किसी के माइंड में हो कि आप एम्बेसी में किसी एमएनए की या एमपीए की कॉल करवा के या कोई हुकूमती ज़राए इस्तेमाल करके आप जल्दी अपॉइंटमेंट या पैसे वगैरह दे के ले सकते हो, तो ऐसा सीन कोई बिल्कुल भी नहीं है। इवन के मेरे कुछ दोस्तों ने ये ट्राई भी किया था कि वो किसी लिंक के थ्रू, एमएनए एमपीए के थ्रू कॉल भी करवाई एम्बेसी के अंदर कि जल्दी अपॉइंटमेंट दे दें, हमारे पास टाइम कम है। लेकिन वो इस चीज़ को ना पसंद करते हैं और ना ही इस चीज़ को फॉलो करते हैं कि आपकी किसी सिफारिश पे या रिश्वत देने पे वो आपको जल्दी अपॉइंटमेंट दे दें। और रही बात एम्बेसी के इंटरव्यू के बारे में, मैं आपको इनक्रेज करूँगा कि आप अपना सारा वीज़ा का प्रोसेस खुद करो, और सारी इन्फॉर्मेशन आपको यूनिवर्सिटी से मिल जाती है। यूनिवर्सिटी की वेबसाइट्स पे इन्फॉर्मेशन है, आप यूनिवर्सिटी से हर तरह के क्वेश्चंस पूछ सकते हो जो भी आपके माइंड में हो, या जो स्टूडेंट्स मेरे जैसे यहाँ पे रह रहे हैं आप उनसे गाइडलाइंस ले सकते हो अपने वीज़ा डॉक्यूमेंट्स के बारे में। और किसी भी एजेंट के पास जाने से कदरे बेहतर है कि आप अपना वीज़ा का प्रोसीजर खुद करें, क्योंकि जब आपकी एम्बेसी में वीज़ा अपॉइंटमेंट होती है और आपका वहाँ इंटरव्यू लिया जाता है, तो उसमें वो सारे सवाल आपके डॉक्यूमेंट्स के रिगार्डिंग ही पूछते हैं कि आपने अप्लाई किया तो आप बताओ किस कोर्स में आपने अप्लाई किया है, कौन कौन से कोर्सेज आपने पहले सेमेस्टर में लिए हैं, आपका पासपोर्ट पे आपका डाटा जो है वो सारा आपको याद होना चाहिए। और जो वीज़ा फॉर्म जो है, जो काफ़ी लंबा इनका वीज़ा फॉर्म है चेक रिपब्लिक अप्लाई करने के लिए, तो वो सारा डाटा आपको पता होना चाहिए कि जो आपने सारा खुद फॉर्म के अंदर फिल किया है। तो अगर आप किसी एजेंट की हेल्प लेते हो तो वेरी प्रोबेबली एजेंट आपसे डाटा लेके खुद ही वीज़ा फॉर्म में फिल करता है, लेकिन हो सकता है कि वो फिर वीज़ा फॉर्म के अंदर से आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछें। आप अगर लेना चाहो तो किसी एजेंट की आप हेल्प ज़रूर लो, लेकिन ये हो कि जब जैसे ही आपके एम्बेसी के अंदर अपॉइंटमेंट हो, तो आपको चाहिए कि जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैं यूनिवर्सिटी के, आपको यूनिवर्सिटी का नाम, आपको यूनिवर्सिटी की लोकेशन, कोर्स की स्टार्टिंग डेट, कोर्स की एंडिंग डेट, हर चीज़ आपको जो है यूनिवर्सिटी के बारे में और अपने बारे में आपको
पता होनी चाहिए। वरना अगर वो फॉर एग्ज़ाम्पल आप इंटरव्यू देने जाते हो, आप पहले घबराए हुए हो कि आपने इंग्लिश में इंटरव्यू देना है, और एम्बेसी का इंटरव्यू वो आपसे पूछते हैं कि आपकी यूनिवर्सिटी का नाम क्या है, आप यूनिवर्सिटी का नाम ही गलत बताते हो, या आपको ये नहीं पता कि आपके कोर्स की स्टार्टिंग डेट क्या है, या आपके कोर्स का सही से नाम क्या है, तो वो फिर डाउट में पड़ जाते हैं कि ये वहाँ पढ़ने नहीं जा रहा, बल्कि ये शायद वहाँ से किसी दूसरे कंट्री में स्किप होगा, या रिफ्यूजी ले लेगा, या कुछ और करेगा। पहले ही हम पाकिस्तानियों की रेपुटेशन इतनी अच्छी नहीं है इन सिलसिले में, कि क्योंकि पास में बहुत ज़्यादा ऐसे होता रहा है कि लोग स्टूडेंट बन के आते रहे हैं और यहाँ से आके स्किप होते रहे हैं, दूसरे कंट्रीज़ में अर्निंग करने या अपने डॉक्यूमेंट्स बनवाने जाते रहे हैं। तो इसलिए ये एक भी एक अहम चीज़, अहम पॉइंट है कि जब आपकी एम्बेसी की वीज़ा अपॉइंटमेंट हो, और आपका इंटरव्यू हो, तो आप उसके लिए अपने आप को अपना सारा डाटा यूनिवर्सिटी का और अपना आपको डाटा जो है वो पता होना चाहिए। तो ठीक है, इसके साथ ही वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, लेकिन मेरी कोशिश ये थी कि जितने भी क्वेश्चंस पाकिस्तानी मुझसे पिछले 2 सालों में पूछते आए हैं चेक रिपब्लिक के बारे में, स्टडी के बारे में, वीज़ा और हर चीज़ के बारे में, मैं उन्हें कवर करूं। तो होप सो कि मैंने हर बात और हर पॉइंट को कवर कर दिया। इसके अलावा कोई भी सवाल हो तो आप फील फ्री टू कॉन्टेक्ट मी ऑन फेसबुक। और इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।